हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। चाइना जो है इंडिया को इकोनॉमिकली ट्रैप कर चुका है। और ये आप इस रिपोर्ट के से समझ सकते हो कि इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना राइजेस। जो जीटीआरआई का रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है जो कि इंडिया का जो इंपोर्ट वल्नरेबिलिटी है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो चाह के भी हम लोग कम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। यहाँ तक कि 2001 तक अगर डाटा उठा के आप देखो तो चाइना जो था इंडिया में डंपिंग करता था, तो 2001 तक कोई एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो चाइना के गुड्स पे नहीं लगते थे। अगर आप पूछोगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया का है वो क्यों नहीं ग्रो किया, डायरेक्टली जो इंडिया है जंप क्यों कर गया सर्विस सेक्टर पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना भी फैक्टर है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो क्यों नहीं किया, क्योंकि चाइना जो है डंपिंग करता है इंडिया में। और इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं compete नहीं कर पाई। तो देखो, अगर आप 2018 का डाटा और देखोगे, ये पाओगे कि हम लोग का जो इंपोर्ट था वो था 70 बिलियन के आसपास। लेकिन ये जब जो आप 2023 का जब डाटा देखोगे, यानी 2023-24 को जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां पे ये डाटा 101 बिलियन डॉलर हो जाता है। और यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो चाइना के फेवर में, मतलब चाइना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट इंडिया को करता है। और इन द कंपैरिजन इंडिया जो है चाइना को बहुत कम मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। इसके कारण क्या होता है कि चाइना पे डिपेंडेंसी इंडिया का बढ़ गया है। और इस कारण क्या हुआ है कि चाइना जो है कहीं ना कहीं इंडिया को आने वाले फ्यूचर में अगर वॉर हो जाए बॉर्डर के एरिया में, तो वल्नरेबिलिटी जो है उसको एज ए वीपन यूज कर सकता है चाइना। चाइना से वैसे हम लोग मंगाते क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स का जो एपीआई हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन स्टील एंड वेस्ट मेटल्स हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, आर्टिकल्स हो गया, टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग हो गया। देखो, कुछ दिन पहले ये न्यूज में था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। और वो स्ट्रगल इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना का जो मैन मेड फाइबर है, चाइना का जो मैन मेड फाइबर है वो इंडियन मार्केट में फ्लडेड है। और इसके कारण क्या हो कि जो इंडिया का फाइबर है वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस वो कहीं ना कहीं compete नहीं कर पा रही है, जिसके कारण जो इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही बुरे कह लो कि कंडीशन में है। सवाल ये है कि चाइनीज जो है हमारे यहाँ जो इंपोर्ट करती है इतना चीपर क्यों होता है। और इसी चीपर के कारण क्या है कि हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। कि मान लीजिए अगर आप एक स्मार्टफोन लेते हैं 20,000 का, और 20,000 में वो सारे फीचर्स चाइना दे देता है जो लेटेस्ट है, और वहीं आप 20,000 का इंडियन फोन लावा अगर आप लेते हो, उसमें वो सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। वो इसको हम समझते हैं कि आखिर में जो चाइना है ऐसा क्यों करता है। तो चाइना यूज करता है डंपिंग मेथड। डंपिंग मेथड हम समझते हैं। डंपिंग में मान लीजिए कि कंट्री एक्स है, एक कंट्री वाई है। तो कंट्री एक्स मान लीजिए एक पेन बनाता है और अपने यहाँ उस पेन को बेचता है 10 रुपए में। और ये क्या करता है, ये पेन जब वो वाई कंट्री में भेजता है यानी एक्सपोर्ट करता है, वहां पे इस पेन को बेचता है 8 रुपए में। तो देखो, अपने यहाँ जो प्राइस है उस पेन का उससे 2 रुपया कम बेचा यहाँ। और इससे क्या होता है कि इस कंट्री वाई कंट्री में जो पेन बनाने वाली कंपनीज है वो 8 रुपए से compete नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट वोस्ट लेके उनका भी 10 रुपये आता है। और 10 रुपये में अगर बेचेंगे तो क्यों लोग वहाँ का 10 रुपये का फोन पेन खरीदेगा, जबकि 8 रुपये का पेन सेम काम कर रहा है। इससे तो क्या होता है कि यहाँ की जो पेन बनाने वाली कंपनी है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, खत्म हो जाती है। वो शट डाउन कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट हो नहीं रहा है, नुकसान ही हो रहा है, तो वो बंद कर देंगे। और इसके कारण क्या होगा कि पेन के लिए कंट्री एक्स पे डिपेंडेंट हो जाएगा कंट्री वाई। और यही है चाइना का ट्रैप। जितने सारे कंट्रीज हैं जिससे भी इसका मतलब कि चाइना का बायलेटरल ट्रेड होता है, वहां पे अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं चाइना जो है एक तरह से डंपिंग का यूज करता ही है। और एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो 2001 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 150 से ऊपर प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो लगाया। सोचो, 150 से ऊपर प्रोडक्ट 2001 के बाद हमारे पॉलिटिशियंस जगह थे, उनको रियलाइज हुआ कि देखो चाइना डंपिंग कर रहा है हमारे।
तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ नहीं हुआ है या ग्रो नहीं हुआ, उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि चाइना भी यहाँ पे फैक्टर है। आप इसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब देखो कि 2020 में जो हुआ था गलवान क्लैश हुआ था और गलवान क्लैश में हमने अपने जो 20 सोल्जर्स हैं, उसको हमने खो दिया था। उनके 38 जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं पीएलए का, वो यहाँ पे मारे गए थे। और उसके बाद जो इंडिया में था एंटी चाइना का एक सेंटीमेंट जो था कह लो बहुत हाई हो गया था। लोगों ने जम के जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसका बॉयकॉट किया था। और ये बॉयकॉट के साथ-साथ ये भी कहीं न कहीं बोलो कि एक तरह से अपने आप में लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। लेकिन इसके बावजूद 2020 के बावजूद देखो तो जो इम्पोर्ट है चाइना का इंडिया में वो बढ़ते चला गया। तो सिंपल सी बात है बहुत सारे हमने ऐप्स भी बैन किए थे और बहुत सारे ऐप्स जो है फिर से रिटर्न भी हो गए। तो क्वेश्चन ये है कि चाइनीज़ जो है इतना जो अब उनके आइटम्स होते इतना चीपर क्यों होते हैं? इसके पीछे मैं जो खोज पाया हूँ 6 रीज़न वन बाय वन करके जानते हैं। पहला है लोअर लेबर कॉस्ट। वहाँ पे जितने सारे लेबर हैं, उनको जो वेजेस दिए जाते हैं, वो अदर कंट्रीज़ से अगर आप कंपैरिज़न करो, जैसे खास करके इंडिया से कंपैरिज़न करो, तो वो बहुत ही कम दिए जाते हैं। पहला रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न है कि लोअर कंप्लायंस कॉस्ट। वहाँ पे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वर्कर सेफ्टी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के कारण अगर आप देखो तो दुनिया का पहला जो बीजिंग है और शंघाई है, ये जो सिटीज़ थी वो एयर पॉल्यूशन में नंबर 1 आई थी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह अगर देखोगे चाइनीज़ का, तो आप अवेयर नहीं होगे कि उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। थर्ड नंबर पे है कि जनरस एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। चाइना जो है अपने जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है जो गुड्स बनाती हैं और जो एक्सपोर्ट करती हैं, पार्टिकुलर एक्सपोर्टिंग वाले जो, उनको भर-भर के जो सब्सिडीज़ है वो दिया जाता है। सबसे पहला तो उनको चीप लोन अवेलेबल कराती है। चीप लोन अवेलेबल से मतलब है कि वहाँ पे चाइना जो क्या करता है कि जो वहाँ की बैंक्स है, उनको इनडायरेक्ट एक तरह से कह लो कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है ताकि वो जो लोन है उसको चीपर इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जा सके इंडस्ट्रीज को ताकि उनका बेस और भी बड़ा हो और मास लेवल का जो प्रोडक्शन है उसे कर सके। ड्यूटी वेवर्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं कम लगता है। और उसके बाद टैक्स ब्रेक, जो प्रॉफिट पे टैक्स है या इनकम पे जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं कम लगाया जाता है। फोर्थ नंबर पे है अंडर वैल्यूड करेंसी। ये इशू बार बार इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कि रेज किया जाता है कि जो चाइना है अपने करेंसी को बार बार अंडर वैल्यूड करके अपना एक्सपोर्ट चीपर बनाता है। और यहाँ पे ये इशू एक बार डब्ल्यूटीओ में भी किया था लेकिन चाइना ने वहाँ पे पता नहीं सबको सबकी मुंह बंद करा दी थी। फिर से आप 5 नंबर पर देखो तो वो है लोअर आर एंड डी कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो चाइना को खर्च भी इतना नहीं करना। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना में है ही। और चाइना वहाँ पे क्या करता है कि इनके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं या जो भी ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उसका कॉपी कर लेते हैं। तो दे डोंट नीड दैट मच मनी टू स्पेंड ऑन आर एंड डी। और 6 पे है कि एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भाई चाइना रियली में बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वहाँ का पोर्ट्स, हाईवे, एयरपोर्ट्स ये आप देखोगे तो सब वर्ल्ड क्लास है। और ये कहीं न कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कह लो कि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है चाइना को। और ये है रीज़न जिसके कारण चाइनीज़ जो फूड है, वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में चीप होती है। अगर आज आप करंट में अगर देखो, तो 28% जो वर्ल्ड का सप्लाई चेन है, वो कंट्रोल करता है ओनली चाइना। और ये वल्नरेबिलिटी कोविड-19 के जब लॉकडाउन हुआ था, तब सबको पता चला था जितनी सारी कंट्रीज़ थी वो स्ट्रगल कर रही थी। क्योंकि लॉकडाउन लग गया था चाइना में, वहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो चुका था और इसके कारण जो बहुत सारी इंटरनेशनल अ, कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए सॉल्यूशन सिंपल है, मेकिंग अलायंस विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज
टू शिफ्ट सप्लाई चेन फ्रॉम चाइना, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया। तो इन सारे कंट्री से कहीं न कहीं इंडिया को एक तरह से अलायंस बनाने की ज़रूरत है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं जो सप्लाई चेन है, उसको वहाँ से कह लो कि डीकंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन है, हो सकता है कि फ्यूचर में पैंडेमिक या कुछ ऐसा चाइना में नेचुरल कैलामिटी के कारण अगर फिर से अ, वहाँ का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसे सफ़र करना पड़ेगा। ये सारी कंट्रीज़ अवेयर हैं और मेरे हिसाब से सारे कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाके पूरा कंसंट्रेटेड हो गया, उसको कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़ाई किया जाए और इंडिया कंट्रीज़ के साथ मिलके सप्लाई चेन डाइवर्सिफ़ाई कर सकता है। सेकंड पे है कि डाइवर्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब टाइम आ चुका है कि इंडिया कहीं न कहीं अल्टरनेट कंट्रीज़ को ढूँढे ऑन सीरियस नोट, ताकि जो हमारा इंपोर्ट्स वल्नरेबिलिटी ऑन चाइना है, वो कहीं न कहीं एक तरह से कह लो कि कम हो। नहीं तो फ्यूचर में सच में अगर वॉर हो गया या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर का इश्यू बहुत ही टेंस है अभी। बॉर्डर पे आई टू आई कॉन्टैक्ट जो मेंटेन किए हुए हैं दोनों तरफ से ट्रूप्स, वो कह लो कि एक तरह से बहुत ही चैलेंजिंग है और इस हालत में इंडिया का जो वल्नरेबिलिटी ऑन चाइना है, चाइना सीधे इसको एज़ अ वेपन यूज़ करेगा। जब चाहेगा ना, तो हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी को क्रिपल कर दे वो। यहाँ पे ज़रूरी है कि इंडिया अपने इम्पोर्ट को दूसरे कंट्री से सोर्स करे और अल्टरनेट ढूँढने की कोशिश करे। थर्ड नंबर पे है कि मोर इंसेंटिव्स एंड टैक्स ब्रेक टू न्यू इंडस्ट्री। जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टार्टअप हैं, जो नए-नए आ रहे हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया या डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे ज़रूरी है कि और ज़्यादा इंसेंटिव्स दिया जा सके उन्हें। टैक्स ब्रेक यानी कि उनको जो टैक्स रिडक्शन है, उनको यानी उनके जो इनकम्स हैं और उनके जो प्रॉफ़िट है, उस पे कहीं न कहीं कम टैक्स लेने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग एक कह लो कि बड़े तौर पे अपने आप को एक्सपैंड कर सकें। और जब एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है कि इंडिया जो अभी इम्पोर्ट करता है जो चीज़ें, एक्सपोर्ट करे इन द फ्यूचर। फोर्थ नंबर पे है एम्पावरिंग ऑल यूथ्स बाय टीचिंग देम मॉडर्न स्किल्स। जितने सारे यहाँ के यूथ हैं, यूथ जो है इंडिया में मान लो कि जो इंडियन यूथ है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और वर्ल्ड का जो नहीं, 4 नंबर पे देखो आप, एम्पावरिंग ऑल यूथ्स बाय टीचिंग देम मॉडर्न स्किल्स। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन कहीं है तो वो है इंडिया। और इंडिया को चाहिए कि यहाँ का जो यूथ है उसे कहीं न कहीं मॉडर्न जो डिमांड है मार्केट का, वो वाला स्किल इनमें भरा जाए, ताकि इंडिया को ये लोग एक तरह से मतलब कि डेवलप्ड कंट्री बना सकें और सुपर पावर की तरफ मूव कर सकें, और ये कर लेंगे अगर सच में इन्हें स्किल सेट अच्छा वाला दे दिया जाए तो।